Good morning, students. Today we have completed 11th chapter, which was force and pressure, and now we are going to start our next chapter from physics, that is 12th chapter, which is a friction. Friction is mostly relatable with the force and pressure, so it is a continuation of our 11th chapter also, and it is very interesting because we know that friction is a नेसेशियल इविल, मतलब ऐसा राक्षस है जो हमें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. सो फ्रिक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, 12th चैप्टर, विच इज अ फ्रिक्शन. सो 12th चैप्टर फ्रिक्शन. यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल. आपने देखा होगा कि जो भी गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ ट्रैफिक पे चल रही हैं, वो कुछ करके गाड़ी को ट्रैफिक पे रोक सकते हैं या ज़रूरत पड़े तो गाड़ी को रोक सकते हैं. तो वो सभी ट्रक को, बाइक को, कार को, साइकिल को कैसे रोकते हैं, कौन से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से रोकते हैं. जैसे हमने फोर्स में सीखा कि साइकिल आ रही है और उसको हमने सामने से रोक रहे हैं, दो फोर्स ऑपोजिट हो रहे हैं, तो फोर्स एक दूसरे को नेग्लिजिबल कट कर रहा है और बाद में चीज़ें रुकती हैं. तो ऐसा हर वक्त तो हम नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं कि साइकिल चलाते वक्त एक दोस्त को साथ लेके चलो कि वो स्पीड भी बढ़ाता रहे, ज़रूरत पड़े तब साइकिल खींच के ब्रेक भी मारता रहे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो फ्रिक्शन इज़ वेरी एसेंशियल एंड नेसेसरी ऑल्सो. सो इन अ रेगुलर लाइफ वी आर यूजिंग फ्रिक्शन एज अ स्टॉपिंग फोर्स. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रोकने के लिए हम फ्रिक्शन यूज़ करते हैं. You do slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Cycle भी you can stop it by applying a brake, hand brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? आपने कभी सोचा है कि why vehicles get stopped when you are applying the brakes? Not only vehicles, any object moving over a surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. तो हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दें कि whenever दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आके मूव करती हैं तो उन चीज़ों पे विथ नेसेसरी फोर्स लगता ही है. यू काइंट अवॉइड फ्रिक्शन, क्योंकि जब तक कांटेक्ट है तब तक फ्रिक्शन लगेगा, जब कांटेक्ट नहीं है फ्रिक्शन नहीं लगेगा. सो whenever there is a contact there is necessary that there is a friction. Friction is unavoidable when there is a contact. Okay. Have you not seen moving ball on the ground stopping after some time? ये भी एग्जांपल लास्ट चैप्टर से है कि बॉल क्रिकेट के प्लेयर ने हिट किया और वो रोल होते हुए ऑटोमेटिकली अगर उसको फील्डर नहीं रोकता है then also it gets stopped. Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? आपको पता ही होगा कि घर में मम्मी ने पोछा मारा है और अगर आप स्पीड में बिना देखे उस पर चल जाते हो, सो देर आर चांसेस कि आप उस पर स्लिप हो जाओ, या आप बनाना पील के ऊपर गलती से चढ़ गए तो हो सकता है कि आप अपना बैलेंस खो दो, यू गेट स्लिप. तो ऐसा क्यों होता है कि स्मूथ सरफेस पे देर इज अ लेस फ्रिक्शन, वेर एज रफ सरफेस पे देर इज अ मोर फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैरम खेलते हैं सो हम पाउडर उस पर डालते हैं, तो पाउडर डालने की वजह से कैरम बोर्ड स्मूथ हो जाता है. इन द सेम वे रोड पे हम नहीं चाहते कि वो स्मूथ रहे. अगर रोड स्मूथ है और आपने अप्लाई किया ब्रेक तो आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी. यस और नो? तो रोड पे फ्रिक्शन इज नेसेसरी, वेयर एज कैरम बोर्ड पे इट इज नॉट नेसेसरी. तो ऐसा क्या है स्मूथ सरफेस में और रफ सरफेस में कि एक का फ्रिक्शन ज्यादा है और दूसरे का फ्रिक्शन कम है? वी विल कम टू नो. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Force of friction. Activity 12.1. Gently push a book on a table. आपके टेबल पे जो भी कोई बुक पड़ी है उसको हल्के से धक्का दे दो तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी. सपोज इन अ फर्स्ट फिगर इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू चली ही जा रही है. आफ्टर सम डिस्टेंस अ बुक विल स्टॉप स्लाइडिंग. इन द सेम सेकेंड फिगर, राइट में पड़ी हुई बुक को आप लेफ्ट में पुश करते हो एंड आफ्टर सम डिस्टेंस इट विल स्टॉप. सो जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 12.2a. आप इसको अपने टेक्स्ट बुक के साथ भी रेफर करिए. इट हैव द सेम एक्सप्लेनेशन एज माइन. You observe that it stops after moving for some distance.
Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? दोनों ही केसेस में थोड़े डिस्टेंस के बाद the book will stop. Can you think of an explanation? ऐसा क्यों हो रहा है कि धक्का देने के बाद थोड़े डिस्टेंस के बाद बुक स्लोप करे? आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं सर, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है? तो बुक के बॉटम साइड पे और जो आपका टेबल है उसके अपर साइड पे जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रही है उन दोनों सरफेस के बीच में ही फ्रिक्शन लग रहा है, दूसरी और कोई जगह पे नहीं लग रहा है। तो उस फ्रिक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर इस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज व्हाई व्हेन वी पुश अ बुक इट विल स्टॉप आफ्टर सम डिस्टेंस। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक ऑपोजिट टू इट्स मोशन? जहां पे मान लीजिए यू आर पुशिंग अ बुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रिक्शन ऑलवेज, हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ गए, इट विल एक्ट ऑपोजिट टू द फोर्स। फोर्स अगर लग रहा है राइट वर्ड तो फ्रिक्शन न लगेगा लेफ्ट वर्ड, फोर्स अगर लग रहा है अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड्स। फ्रिक्शन का नेचर है कि कोई भी काम में टांग अड़ाना, मतलब जो जिस डायरेक्शन में जा रहे उस डायरेक्शन में उसको ना जाने देना, और उसको ना जाने देने के लिए वो ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाता है। दैट इज हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक ऑपोजिट टू इट्स मोशन? यस, ऑफ कोर्स। This force is called the friction force. Figure 12.a and B. Friction opposes the relative motion between the surface of the book and the table. Yes or no? Yes. So you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. If both the cases force opposes the motion of a book, the force of a friction is always opposes the applied force. ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. ये भी हमने बात कर दी कि दोनों की सरफेस पे ही लग रहा है, बुक के बॉटम साइड पे और टेबल के अपर साइड पे ही फ्रिक्शन लग रहा है। उन्हीं जगहों पे फ्रिक्शन लगेगा जो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है सो देयर इज नो चांस कि उस पे फ्रिक्शन लगे। इज द फ्रिक्शन इज द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। दे आर आस्किंग कि फ्रिक्शन इज सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? नो। कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर को जो फ्रिक्शन लग रहा है वो डिफरेंट है, और रोड पे टायर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अलग है। आपके जूते और टाइल्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी अलग है। हवा के बीच में प्लेन को जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी अलग है। तो यहाँ पे सरफेस के हिसाब से फ्रिक्शन चेंज होता है। कैसे? इफ देयर इज अ स्मूथ सरफेस, एकदम चिकनी सरफेस है तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा कम, और अगर सरफेस बहुत ही रफ है, खुरदरी है, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा सबसे ज़्यादा। तो हम फ्रिक्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी खुरदरी स्पेस, खुरदरी जगह, और फ्रिक्शन के हिसाब से सबसे अच्छी जगह जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम लगे वो होगी ग्लास सरफेस। ग्लास सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है। सो ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ Does it depend on the smoothness of the surfaces? Yes, of course. Let us find out. ये हमने जो डिस्कस किया उसके ऊपर अभी हम एक डिस्कशन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है? पहली चीज तो हमने देख रही कि सरफेस कैसी है। सरफेस अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। दूसरी कोई चीज है जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करती है, हम देखते हैं। एक्टिविटी 12.2 टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आप एक क्या करो, आपने वो वेट बैलेंस शायद देखा होगा, जो आपके पास घर पे बस्ती वाला आता होगा, तो वो बस्ती उठा के एक वेट बैलेंस पे उसको चेक करता है। वो वेट बैलेंस आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक कांटा रहता है। जितना वजन उसने ज़्यादा उठाया उतना ही कांटा नीचे जाता जाएगा और आपको वेट दिखाएगा। ऐसा एक स्प्रिंग बैलेंस आपको लेना है, और जहाँ से वजन उठाते हैं उस हुक पे आपको एक रस्सी बांध देनी है, और उस रस्सी के दूसरे छोर पे यू हैव टू टाई एक ईंट बांध दीजिए या एक बड़ा सा पत्थर बांध दीजिए। उस पत्थर को आप वेट कर लीजिए। सपोज कि वो पत्थर का वजन है 5 किलोग्राम, वो पत्थर का वजन है 5 किलोग्राम।
अभी वो वजन तो चेंज नहीं होगा, वजन भी एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि रात को आप चेक करोगे और वो 6 किलो का हो जाएगा, इट इज़ नॉन लिविंग, तो उसका वजन सेम ही रहेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, उस स्प्रिंग बैलेंस पे एक ईंट को बांध के सबसे पहले आपको उसको रोड पे खींचना है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि व्हेन यू आर पुलिंग दैट वेट बैलेंस टाइड विथ ईंट से बंधा हुआ उसको जो खींचे तो एंगल बदल बदल के ना खींचे। ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर से खींचा एक बार नीचे से खींचा, नो, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। आपको एक ही एंगल से, अगर आप नीचे से खींच रहे हैं तो आपका हाथ उसी एंगल पे रख के उसको खींचिए हर पोजीशन में, हर एक्सपेरिमेंट में। सो व्हेन यू आर पुलिंग दैट ईंट ऑन अ रोड, तो आप देखोगे जो वेट बैलेंस पे जो फोर्स दिखा रहा है ना, वो अभी 5 किलोग्राम से बढ़ के 7 किलोग्राम या 6 किलोग्राम हो गया। वाई? क्योंकि ईंट को खींचने के लिए अभी फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है। रोड क्या कर रहा है, ईंट को अपनी तरफ पकड़ के रख रहा है एंड यू आर पुलिंग इट अप, तो उसकी वजह से ईंट पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाता है। तो आपको वेट बैलेंस पे वजन दिखाएगा 5 किलोग्राम से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि 6 किलोग्राम 7 किलोग्राम, उससे ज़्यादा दिखाएगा। अभी हमें क्या करना है, आपको पता है कि मान लीजिए कि यही एक्सपेरिमेंट हम अपने स्कूल में करते हैं जहाँ पे टाइल्स अवेलेबल हैं, और अगर टाइल्स पे उसको हम खींच रहे हैं, देन यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे भी 5 किलोग्राम अगर उसका वजन था तो वेट बैलेंस पे अभी थोड़ा और इंक्रीज हो रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे भी थोड़ा सा फ्रिक्शन लगता है, कंपेयर टू रोड कम आएगा, बट इट डू हैव अ फ्रिक्शन, यस और नो? ओके, नाउ पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, उसको स्प्रिंग बैलेंस पे पुल करके देखते हैं। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक इज जस्ट बिगिन टू मूव, इट गिव्स यू द मेजर ऑफ फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। यहाँ पे एक चीज ये लोग चेंज कर रहे हैं, वो ईंट का वजन नहीं कर रहे हैं, जस्ट जब भी उसको ना धीरे धीरे खींचना स्टार्ट किया एंड द फर्स्ट पॉइंट जब ईंट उसकी जगह से हिलेगी तब आपको रीडिंग ले लेना है, और दैट रीडिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। और उसके बाद अलग अलग सरफेस पे जब ईंट स्टार्ट करे मूव करना, तब भी जो रीडिंग आ रहा है उसी को ये लोग फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो रोड पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू टाइल्स, और उसी कंपेयर पे मान लीजिए आपके पास ग्लास सरफेस है तो अलग लगेगा। इन केस अगर जहाँ पे टाइल्स है वहाँ पे तेल गिरा हुआ है और उसके ऊपर हम ईंट को खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगा। सपोज आप जो टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं गर्मी में वो पाउडर अगर आपने टाइल्स पे डाल दिया तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा, यस और नो? यस। नाउ नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक इज जस्ट बिगिंस टू मूव, जब ईंट शुरू करे हिलना तभी आपको रीडिंग लेना है। It gives you a measure of the force of the friction between the surface of the brick and the floor. Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. Now what you have to do, अगर अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे आप ले सकते हो। अभी ईंट को पूरा आप प्लास्टिक से बांध दो, जो घर में पॉलीथीन पड़ी रहती है उससे आप बांध दो और फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करो, तो चेंज होगा? यस। उसी को आप अगर रबर बैंड से बांध दो तो वो भी चेंज होगा? यस, क्योंकि रबर बैंड फ्रिक्शन ज़्यादा लगाता है। Now, what might be the reason for this? Of course, friction. क्यों? क्योंकि रफ सरफेस पे ज़्यादा लगता है। Repeat this activity by wrapping the piece of jute bag and around the brick and what do you observe? आपने jute bag देखा हुआ है, जो जिसमें पुराने टाइम में गेहूं भर के आते थे, ब्राउन कलर का बैग रहता है, बहुत ही खुरदरा टाइप रहता है, उसमें अगर आपने ईंट डाल के खींचा तो अभी उस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। यस, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ टेबल। इसको मैं सबसे पहले आपको इजीली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों ने घर पे ही बुक पे एक आपका जो पैड रहता है उसको पैड को अरेंज कर दिया है, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक पावर ले लेते हैं।
जो आपके रिमोट के सेल के रूप में आपको मिल जाएगा। उसको आपको क्या करना है, ये स्लोप आपको चेंज नहीं करना है, यू डोंट हैव टू चेंज द स्लोप। और इसको ऊपर एक लाइन बना दीजिए जहां से हर टाइम आप उस सेल को रोल करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ऊपर से किया एक बार नीचे से किया, नो, एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, वहीं से हर बार आपको सेल छोड़ देना है। ऐसा भी नहीं कि सेल को पुश कर दिया या सेल को पीछे से छोड़ा, नो, जस्ट रिलीज द सेल। तो क्या होगा, टेबल पे जितना फ्रिक्शन होगा तब तक सेल आगे जाएगा, और एक टाइम के बाद आफ्टर अ डिस्टेंस अ सेल विल स्टॉप। व्हाई? क्योंकि टेबल पे जो फ्रिक्शन है वो सेल की जो स्पीड है उसको कम कर रहा है, और आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। अभी मान लीजिए यू आर टेकिंग सम पेपर, और उस पेपर को आपने टेबल पे बिछा दिया, एंड नाउ यू आर डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट। तो अभी सेल जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जितना आगे गया था, क्या उतना ही आगे जाएगा? नहीं ना। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज्यादा आगे भी चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत आगे जाए ही ना। तो फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है सरफेस पे। अगर सरफेस को हम स्मूथ करते हैं तो जो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन द सेम वे इफ यू आर यूजिंग अ रफ सरफेस तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा। समझ गए? वेरी गुड। Now put a mark on a which pen at any point A on an inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. उसी पॉइंट से आपको पेंसिल सेल को छोड़ देना है। How far does it move on the table before coming to rest? रुकने से पहले कितना दूर तक जाता है वो आपको मेजर करना है। Now spread the piece of a cloth over a table. अभी हम टेबल के ऊपर एक क्लॉथ को रख देते हैं। Make sure that there is no wrinkles in the cloth. अगर आप क्लॉथ यूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि उस पे wrinkles ना हो। wrinkles मतलब सरफेस एकदम सीधी हो, खींच के उसको बांधिए ताकि सेल उस पे मूव कर सके। Try the activity again in 12.4b. 12.4b में उन्होंने फिर से ट्राई किया है। Repeat this activity by spreading thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे 4 किताब रखी है तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में 5 रख दो। नो, इफ यू आर यूजिंग 5 बुक्स यू हैव टू यूज 5 बुक्स। डोंट चेंज द स्लोप, क्योंकि उससे एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है, यहाँ पे देखिए बच्चों का कलर भी चेंज हो रहा है। अब ब्लैक बॉय बिकम्स व्हाइट एंड व्हाइट बॉय बिकम्स ब्लैक। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। हाँ देखिए ये हो गया ना, श्याम से गोरा हो गया और गोरा से श्याम हो गया। इंटरेस्टिंग। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड इज द मिनिमम? कौन से केस में डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो मिनिमम है? दैट इज वेरी इजी। जो जितनी रफ सरफेस यूज करेगा डिस्टेंस उतना ही कम होगा, जो जितनी स्मूथ सरफेस यूज करेगा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यस, वेरी गुड। Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Because friction is different every time. Try to reason why. Because of friction. Discuss the reason. Does the distance covered depend on the nature of the surface on which cell moves? Yes. अगर सरफेस स्मूथ है तो सेल दूर तक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन कम लग रहा है। अगर सरफेस रफ है तो सेल दूर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन कम है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? हाँ, अगर सरफेस स्मूथ है पर आप सेल जो पसंद कर रहे हो उसकी सरफेस अगर रफ है तो क्या उसकी वजह से भी फ्रिक्शन पे फर्क पड़ेगा? उसकी वजह से भी डिस्टेंस कवर्ड पे फर्क पड़ेगा? यस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो भी चीजें कांटेक्ट में हैं वो दोनों चीजों का फ्रिक्शन एक दूसरे पे लगता है। ऐसा नहीं कि भाई रोड है तो रोड का फ्रिक्शन ही गाड़ी के पहियों पे लगता है, नहीं, गाड़ी के पहियों का फ्रिक्शन भी रोड पे लगता है और रोड का फ्रिक्शन भी गाड़ी के पहियों पे लगता है। इसी वजह से कुछ सालों बाद सड़कें भी खराब होती है और टायर भी खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन दोनों पे लग रहा है। अगर किसी एक पे लग रहा होता तो एक ही चीज खराब होती। यस और नो? हाँ, आपके जूते खराब होते हैं, साथ में आप जहाँ पे चल रहे हो वही सालों बाद साल वो खराब होता जाता है। ओके,
फ्रिक्शन इज कॉस्ट। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फॉर टुमारो वी विल टेक अनदर इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग फ्रिक्शन एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट फ्रिक्शन। विद एडिशन टू दैट आई एम गिविंग यू अ टास्क। आप मुझे बताइए कि स्पेस में फ्रिक्शन लगता है कि नहीं, और लगता है तो किस तरीके से लगता है, कहाँ कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है। आप कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू।